नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 10th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं अपना मास्टर 30 बैच से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। और इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और इससे संबंधित जो हमारे 30 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको एक एक कर हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखेंगे। तो बड़े आनंददायक तरीके से हम लोग इस चैप्टर की सारी बातचीत को आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आखिर आप और हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले दोस्तों आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आप सभी के साथ दोस्तों हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा जा रहा है कि भैया वैश्वीकरण से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब आप अपने देश के जो दरवाजे हैं और मुख्य तौर पर आपके देश के जो बाजार हैं वो दुनिया के लिए खोल देते हैं। और ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि आपके देश का सामान दुनिया के अलग अलग देशों के बाजारों में जाता है। इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे अमेरिका का आप देखते हैं दोस्तों की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो भारत में अपने सामान को बेच पा रहा है। क्यों बेच पा रहा है वो हम देखते हैं कि ये वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है। और ऐसे ही भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि भारत के इंजीनियर्स माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, ये वैश्वीकरण की वजह से ही हमें होते हुए दिख रहा है। अगला सवाल कि दुनिया जब आप देखते हैं दोस्तों कि एक दूसरे के साथ दुनिया के दो या फिर दो से ज्यादा देश व्यापार करते हैं, इसी को हम लोग वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों एक रास्ता है जो काफी साल पहले हमें दिखता है कि दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आप देखते हैं कि इस रास्ते का प्रयोग किया जाता था। और इस रास्ते को हम लोग सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से पुकारते हैं। आधुनिक समय में तो जो हमारा वैश्वीकरण है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है, लेकिन प्राचीन समय में भी व्यापार होते थे देशों के बीच में। और ये जो रास्ता है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि कहां से शुरू होता था। ये रास्ता चीन से होता हुआ आप देखते हैं कि भारत आता था। भारत के बाद आप देखते थे कि इसी रास्ते के जरिए ईरान जाया जाता था। फिर इसी रास्ते के जरिए हम देखते हैं कि अरब देश और यूरोप तक पहुंचा जाता था। और इस रास्ते को हम लोग रेशम मार्ग कहते थे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो रेशम था ना उसको एक जगह से दूसरी जगह पर खरीदा और बेचा जाता था। अगला सवाल है कि अगर कोई कंपनी अपना उत्पाद दुनिया के अलग अलग देशों में क्यों बनवाती है। आप देखते हैं कि बहुत सी कंपनियां हैं जो होती किसी एक देश की है लेकिन दूसरे देशों में काम कराती हैं। जैसे एप्पल एक कंपनी है जो अमेरिका की है। अब एप्पल चाइना से क्या करती है, सामान को फोन के अंदर के जो भाग होते हैं उनको बनवाती है, भारत में उन चीजों को जुड़वाती है। और ब्राजील के अंदर आप देखते हैं कि उसकी पैकेजिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका अगर खुद अपने देश के अंदर क्या करेगा दोस्तों, पूरे फोन को बनाएगा तो उसे वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं कि जो मजदूरी है वो थोड़ी महंगी है। इसलिए अधिक जनसंख्या वाले देश जैसे चीन हुआ, भारत हुआ, वो इन देशों के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, वहां से उन्हें आसानी से सामान मिल जाता है फोन बनवाने के लिए। अगर चाइना और ताइवान जैसी कंट्रीज हुई, वहां से अच्छे मटेरियल उनको मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिल जाता है। भारत में वो उसको आसानी से जुड़वा लेते हैं, जिसकी मजदूरी बहुत कम होती है। तो अपने फायदे को बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में सामानों को बनवाती हैं। अब वैश्वीकरण की वजह से क्या दुनिया में रोजगार बढ़े हैं? जी हां। जब दुनिया के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि भारत जैसे देश में जब दूसरे देशों की कंपनियां आई हैं तो भारत के नवयुवक लोगों को आप लोग देखते हैं कि नौकरियां मिली हैं। और इसकी वजह से भारत के बहुत से शहर, गुड़गांव हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पुणे हुआ, हैदराबाद हुआ, विकसित शहर बने हैं। वैश्वीकरण की वजह से दोस्तों हमारी ना लाइफस्टाइल में भी बहुत परिवर्तन आया है। भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत साल 1991 से होती है। इससे पहले के भारत को आप देखते हैं तो लोग बहुत ही साधारण जीवन को जीते थे, बहुत साधारण जीवन था। लेकिन साल 1991 के बाद भारत में अलग अलग प्रकार की कंपनियां आती हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़ों को खरीदा और बेचा जाता है। और उसके बाद भारत के लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो बदल जाता है। लोग जीन्स को पहनना पसंद करते हैं। और आज तो हम देखते हैं कि हमारे घर में जितना भी खाना आता है उसमें से अधिकतर सामान हमें विदेशी कंपनियों का ही दिखता है। तो हमारा जीवन जो है वो पूरे तौर पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से बदला है। जब हमारा भारत आजाद हुआ था ना दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत ने क्या किया था, विदेशी व्यापार पर बहुत जबरदस्त तौर पर आप देखते हैं कि बाध्यता लगा रखी थी, या फिर भारत सरकार ने उस पर रोक लगा रखी थी। भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करता था और भारत अपने आप तक ही सीमित था। साल 1990 तक यही स्थिति भारत की होती थी। ऐसा क्यों था? जब भारत आजाद हुआ हम एक गरीब देश थे,
हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर सके। हमारे देश की सरकार ने उस समय सोचा कि हम लोग अपने छोटे बिजनेस जो हैं, जो हमारे लोकल बिजनेस हैं, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया था, इसीलिए भारत ये सरकार ये कहती थी कि अगर किसी दूसरे देश का सामान हमारे यहाँ आता था साल 1990 से पहले, तो हम उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे ताकि वो चीज महंगी हो जाए, ताकि हमारे यहाँ पर कोई सामान बेचने के लिए आए सिर्फ हम और भारत के लोग अपने ही देश के सामान को खरीदें। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत सरकार ने ये अवरोधक लगाए हुए थे। अगला सवाल है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। देखो, श्रम कानून का मतलब होता है मजदूरों से संबंधित कानून। अब अगर हम लोग देखें कि बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ जो कंपनियां होती हैं वो मजदूरों को क्या करती हैं, कुछ समय के लिए ही रख लेती हैं। जैसे आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ समय के लिए ही जब कंपनी किसी व्यक्ति को अपने काम पर रखती है ना, और उसके बाद फिर जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो उनको नौकरी से हटा देते हैं। तो इसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि बहुत से हमारे मजदूर परेशान होते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि कुछ इस प्रकार के कानून हमें बने जिससे मजदूरों को भी लगातार काम मिलता रहे और कंपनियों को भी मुनाफा होता रहे। यानी कि इस प्रकार की कंपनियां होनी चाहिए जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि पूरे समय मजदूरों को काम दें और जिससे मजदूरों को भी काम मिलता रहे और कंपनियों का भी उत्पादन होता रहे। अधिकतर आप देखते हैं दोस्तों कि जो विकसित देश हैं, यानी कि जो अमीर देश हैं, वो विकासशील देश यानी कि गरीब देशों के साथ व्यापार और विनिवेश करने पर उदारीकरण पर क्यों टिके हुए हैं। अब ये उदारीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदारीकरण का मतलब होता है छूट, है ना। देखो, होता क्या है कि जब भी कोई ताकतवर देश है, जैसे अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका ने दोस्तों क्या किया था, अमेरिका ने जब भारत के साथ ये कहा कि हम भारत के अंदर क्या करेंगे, ये जो एप्पल मोबाइल फोन है ना, इसकी फैक्ट्री को लगाएंगे, तो अमेरिका ने भारत सरकार से कहा कि भाई हम तुम्हारे यहां पर फैक्ट्री लगाने वाले हैं, तुम हमें क्या दो, तुम हमें छूट दो, है ना। और इस तरीके की छूट की डिमांड आप देखते हैं कि अमेरिका की इस एप्पल कंपनी ने की और भारत सरकार ने उसे छूट भी दी, क्योंकि इस कंपनी के लगने से भारत के लोगों को आप देखते हैं कि रोजगार मिलने वाला था। तो एक विकसित देश ने एक विकासशील देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि अपनी फैक्ट्री को लगाते हुए थोड़ी बहुत छूट या फिर उदारीकरण की मांग की कि हमें थोड़ी सहायता दी जाए। क्या अगर कोई एक विकासशील देश की कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि भारत की टाटा कंपनी है, अगर वो किसी विकसित देश में जाए, अमेरिका में जाए, क्या वो भी छूट की डिमांड कर सकती है? जी हां, उनको भी इस प्रकार की सुख सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका के लोगों को आप देखते हैं कि फायदा होगा, अमेरिकी सरकार को फायदा होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि जो विकास होता है, ये जो डेवलपमेंट है, ये किसी भी देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं अगर करना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर ऋण होना चाहिए। ऋण यानी कि उधार की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। आसानी से जब बैंकों के द्वारा पैसा उधार मिल जाएगा तो जो व्यापारी लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, वो पैसा लेकर अपने काम धंधे को लगा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था आप लोग देखते हैं कि तेजी से आगे बढ़ेगी। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की अपने शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो ग्लोबलाइजेशन या फिर जो वैश्वीकरण है, जिसकी वजह से दुनिया का सामान हमारे भारत के अंदर आकर बिक रहा है, इसका अधिकतर जो फायदा हुआ है दोस्तों, किसको होता हुआ दिखा है? हमें दिखता है कि जो बड़े शहर के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं ना, उन्हीं को आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ज्यादा फायदा होता हुआ दिखा है। अब बाहर का जब सामान हमारे देश के अंदर आकर बिकने लगा है, तो इससे समस्या ये हुई है कि जो हमारे स्थानीय प्रोडक्ट था, जो हमारे देश का प्रोडक्ट था, लोग उसे नहीं खरीद रहे हैं, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के आगे नहीं टिक पा रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसी भारतीय मोबाइल कंपनी का नाम बताइए, तो हमें सिर्फ लावा नामक एक कंपनी है वो सुनाई देता है, या फिर माइक्रोमैक्स एक कंपनी हुआ करती थी। अब लावा और माइक्रोमैक्स आप देखते हैं कि चाइनीज कंपनी हो या फिर अमेरिकन कंपनी हो, इनके आगे नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया है। हमारे भारत के फोनों की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। तो ग्राहकों के लिए आप देखते हैं दोस्तों, ये वैश्वीकरण तो अच्छा हुआ कि जो कंज्यूमर है, जो सामान को खरीदना चाहता है, जो मोबाइल फोन को खरीदना चाहता है, उसके पास अच्छा ऑप्शन है कि वो बाहर के ब्रांड को ले सकता है। लेकिन एक वो व्यक्ति जो भारत में अपने सामान को बना रहा है, जो भारत की स्थानीय कंपनी है, उनके लिए आप देखते हैं दोस्तों कि ये ग्लोबलाइजेशन एक सकारात्मक बिंदु नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि उनके काम धंधे छीन सकते हैं। और बहुत सी जो कंपनियां हैं आप देखते हैं कि दोस्तों वो इस वजह से बंद भी होती हुई दिखेंगे। जैसे माइक्रोमैक्स नामक कंपनी थी, वो काम नहीं चला पाई और फिर उसे बंद होना पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन सबका फायदा करे, ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखता है। अगला है कि व्यापार और विनिवेश नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता प्रदान करता है, ये बताइए। देखिए, अगर किसी भी देश के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण को मजबूत करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने दिया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको अंग्रेजी में हम लोग
एमएनसी या फिर इसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। और ये जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ये क्या होती है दोस्तों कि इसका ऑफिस जो होता है वो एक देश के अंदर होता है ना। मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे आप लोग देखते हैं कि एप्पल जो एक कंपनी है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो अमेरिका की, लेकिन दुनिया के हर एक देश में इनका आपको फैक्ट्री और कारखाना दिख जाता है। और ये जब किसी दूसरे देश के अंदर क्या करती है दोस्तों, अपने कारखाने और फैक्ट्री को लगाती है, तो इससे दूसरे देश के अंदर लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। और खुद इस कंपनी को आप देखते हैं कि सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, जिससे दोनों का काम हमें होता हुआ दिखता है। अगला सवाल है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में बाजारों के एकीकरण की मदद करता है, कैसे? दोस्तों आप देखिए कि दुनिया के समय में, आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर वैश्वीकरण है, इसने दुनिया के बाजार को कहीं ना कहीं एक तरीके से जोड़ दिया है। अगर आप लोग देखें कि सिर्फ अगर हमें एक मोबाइल फोन भी बनाना होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका और यूरोप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मोबाइल का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसको बनवाने के लिए या तो ताइवान की मदद लेती हैं या फिर चीन और मलेशिया की मदद लेती हैं। उसके बाद जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन जाता है तो इसको जोड़ा जाता है भारत जैसे देश में। उसके बाद जब ये भारत जैसे देश में बन जाता है तो उसकी असेंबलिंग होने के बाद आप देखते हैं इसकी पैकेजिंग फिर अफ्रीकन देशों में होती है। तो एक प्रकार से सिर्फ एक फोन बनाने के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि दुनिया के सभी बाजार कहीं ना कहीं हमें एकीकृत या फिर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण का भविष्य कैसा है। देखिए आज के समय में अगर हम लोग देखें दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी के साथ हमें बढ़ता हुआ दिखा है और आने वाले 20 सालों में भी ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण का आप देखते हैं दोस्तों कि जो माया जाल है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अब तो हम लोग सिर्फ अपने देश के अंतर्गत ही सामान को ऑर्डर कर पाते हैं, आने वाला समय ऐसा होगा कि हम भारत के अंतर्गत बैठे हुए ही चाइना की या फिर जापान की किसी कंपनी का ऑर्डर देंगे और आप देखते हैं कि वो डायरेक्ट ही हमारे सामान को हमारे घर तक पहुंचा देगा। तो जो आने वाला भविष्य है वो ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में आप लोग देखते हैं कि बहुत बढ़िया है, सामान आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। अगला, मान लीजिए कि आप दो लोगों के तर्क करते हुए पाए जाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, वहीं दूसरा कहता है कि भैया ग्लोबलाइजेशन ने भारत के विकास की सहायता की है। आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए अगर हम लोग देखें कि ग्लोबलाइजेशन से या फिर जो वैश्वीकरण है ना, इससे भारत के विकास हुआ है ना, इसका भारत का विकास हुआ है ना दोस्तों। अगर आप लोग देखें सिर्फ जो मोबाइल फोन होता है, एक साधारण सी चीज जो है, साल 1990 से पहले जब भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो एक टेलीफोन करने के लिए भी आप लोग देखते हैं दोस्तों कि 30-30 40-40 रुपए की एक मिनट की एक कॉल लग जाया करती थी, जो बहुत महंगी थी। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, वैश्वीकरण होने की वजह से दुनिया की अलग अलग कंपनियां भारत में आई, उनके बीच में कॉम्पिटिशन हुआ, सबने सस्ती दरों पर फोन करना की सुविधा दी, जिससे आप लोग देखते हैं कि लोगों को संचार और इंफॉर्मेशन करने में बहुत फायदा हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से आप देखते हैं कि देश के लोगों को रोजगार मिला, लोगों के जीवन बेहतर हुआ, लोगों को चयन करने का मौका मिला, लोगों के पास भिन्न भिन्न प्रकार के काम आए। तो इसने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है दोस्तों, बहुत बड़ा योगदान दिया है ना। अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होते, अगर मोबाइल फोन नहीं होते दोस्तों, तो शायद आप लोग हमारी इस क्लास को भी नहीं देख रहे होते, है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन की ही वजह है, ग्लोबलाइजेशन का ही चमत्कार है कि हम लोग, टीचर बैठा है दिल्ली में और आप बैठे हैं अलग अलग इलाकों में और हमारी इस क्लास को कर पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण की वजह से ही ये संभव हमें होता हुआ दिख पा रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि वैश्वीकरण के समय में अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ है पिछले 2 दशकों में, अर्थात पिछले 20 सालों के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण में हमें क्या होता हुआ दिखा। 2 देशों के बीच में हम लोग देखते हैं कि सामानों का लेन देन हो रहा है, पैसा लगाया जा रहा है और उसी के साथ साथ मजदूर जो है, लोग जो है, वो एक देश से दूसरे देश में हमें ग्लोबलाइजेशन के तहत जाते हुए दिख रहे हैं। अगला सवाल है कि जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, जब भी कोई एमएनसी कंपनी होती है ना, जब भी कोई आप देखते हैं कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो किसी देश में अपना पैसा लगाना चाहती है, तो सबसे सामान्य तरीका क्या है? सबसे सामान्य तरीका होता है कि उस देश की जो स्थानीय कंपनी है उसके साथ पार्टनर कर लो। देखो एक कंपनी है जो आपको दिखती है दोस्तों कि जापान की है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है होंडा। ये कार बनाते थे। अब होंडा ना भारत में अपना काम लगाना चाह रही थी, लेकिन होंडा को दिखा कि भाई भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए मजदूर चाहिए होंगे, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। तो इन लोगों ने क्या देखा? इन लोगों ने एक भारतीय कंपनी है जिसका नाम है हीरो, उनसे कांटेक्ट किया और ये दोनों पार्टनर बन गए। और कंपनी का नाम क्या बना दोस्तों? कंपनी का नाम बना हीरो होंडा। और उसके बाद इन दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत में गाड़ियां, मोटरसाइकिल का निर्माण किया। तो जब किसी कंपनी को आप देखते हैं दोस्तों कि किसी देश के अंदर निवेश करना होता है, तो वो जो लोकल कंपनी होती है उसको अपना पार्टनर बनाकर क्या करती है दोस्तों? अपने साथ काम करती है। तो हीरो को जापानी टेक्नोलॉजी मिल गई और होंडा को आप देखते हैं कि अच्छे मजदूर मिल गए और इस तरीके से चीजें निर्मित होते हुए हमें दिखी। अगला सवाल है
उसका आंसर आप सभी को पेश करना है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक एमएनसी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स हुई, कोका कोला हुआ, नोकिया हुआ। फोर्ड मोटर्स अमेरिका की है, कोका कोला अमेरिका की है, नोकिया फिनलैंड की है। ऑप्शन बी, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एक देश के अलग अलग देशों में काम करती हैं। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि ग्राहक देखभाल सेवा, जिसे हम लोग बीपीओ के नाम से या फिर कॉल सेंटर के नाम से भी पुकारते हैं, इसको आप देखते हैं कि किस लिए प्रदान किया गया। इसको आप देखते हैं कि ग्राहकों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। देखिए, भारत ना आजादी के बाद से साल 1991 तक पुराने तरीके से गुजर रहा था कि हम दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर रहे थे, लेकिन साल 1991 में हम देखते हैं कि दोस्तों देश में नई आर्थिक नीति को लाया जाता है, जिसके तहत तीनों चीजें होती हैं। सबसे पहले हम वैश्वीकरण करते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि भैया जी हम अपने देश के अंतर्गत दूसरे देश को आने की इजाजत देते हैं। एक देश हमारे देश के साथ व्यापार करेगा, हमारा सामान बाहर जाएगा, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। इसी के साथ सरकार क्या करती है दोस्तों, उदारीकरण करती है, मतलब सरकार बिजनेस करने के लिए छूट देती है। साल 1991 से पहले अगर आपको देश में बिजनेस करना होता था तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, आज्ञा लेनी पड़ती थी। सरकार ने कहा कि भाई कोई आज्ञा वाज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रियां लगाओ, कारखाने लगाओ, हमारी तरफ से पूरी छूट है। उसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि निजीकरण किया गया। सरकार ने समर्थन किया कि अधिक से अधिक प्राइवेट कंपनियां, अधिक से अधिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, और इसके तहत देश में आप देखते हैं कि चरमोत्कर्ष भारत का विकास हुआ और भारत तेजी से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखा। ये तीनों ही चीजें नई आर्थिक नीति में हमें होते हुए दिखती हैं। अगला सवाल है कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। वर्तमान समय में दुनिया का वो कौन सा देश है जिसकी तूती बोलती है। भाई वो देश जो चाहता है वो होता है। उसी देश की मुद्रा में हम लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और उस देश का नाम है अमेरिका, है ना। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। कि जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है दोस्तों, कि जब कोई एनसी कंपनी जो होती है वो किसी देश के अंदर अपना पैसा लगाना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो स्थानीय कंपनी जो होती है ना दोस्तों, स्थानीय है ना, वो क्या करती है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि वो या तो उस देश के अंदर खुद नए कारखाने लगा देगी। जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि कोई कंपनी आई, जैसे कोका कोला भारत में आई, तो उसने क्या किया, सीधे ही भारत के अंदर फैक्ट्रियों को लगाना शुरू कर दिया डायरेक्टली। या फिर आप देखते हैं कि वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लिया जाता है, या फिर स्थानीय कंपनियों को अपना पार्टनर बना लिया जाता है। तो तीनों ही तरीके से आप देखते हैं कि बाहर की कंपनियां किसी देश के अंदर अपने पैसे को लगाती हैं। अगला सवाल है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या था। नवीन आर्थिक नीति या फिर जिसे हम लोग नई आर्थिक नीति भी कहते हैं, जो साल 1991 में आप देखते हैं कि भारत के अंदर शुरू होती है, इसके कौन कौन से अंग थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके हमें तीनों ही अंग देखने को मिलते हैं। उदारीकरण यानी कि छूट देना, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करना, वैश्वीकरण यानी कि देश के बाजारों को दुनिया के बाजारों के लिए खोल देना। ये सभी चीजें हमें होती हुई दिखती हैं इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि नई आर्थिक नीति में कौन सा अंग हमें देखने को नहीं मिलता है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। तो नई आर्थिक नीति में निजीकरण भी था, वैश्वीकरण भी था, उदारीकरण भी था, राष्ट्रीयकरण कर कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, कि भारत के अंदर ये जो हमारा आर्थिक सुधार था या फिर ये जो नई आर्थिक नीति थी, भाई ये कब लागू की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो हमारी नई आर्थिक नीति थी दोस्तों, आप देखते हैं कि साल 1991 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। तो वर्ष 1991 में हम लोग देखते हैं कि इस नीति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है। कि जब भी कोई कंपनी है जो किसी दूसरे देश की है, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों कोई जापान की कंपनी है, और अगर वो हमारे प्यारे भारत के अंदर पैसा लगा रही है, तो भैया जी उसका उद्देश्य क्या होगा। उसका उद्देश्य होता है कि भैया जी अगर हम लोग $10 लगा रहे हैं तो कम से कम हमें $20 मिले, है ना, हमें फायदा हो, लाभ हो। तो लाभ के उद्देश्य से कोई भी कंपनी किसी भी देश के अंदर पैसे को लगाती है। अगला सवाल है कि हमारे प्यारे भारत के अंदर सरकार ने निजीकरण की नीति को कब अपनाया। निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ या फिर उदारीकरण हुआ। इसकी शुरुआत साल 1991 में हम लोग देखते हैं कि देश में की जाती है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि उदारीकरण प्रतिबंधों को क्या करता है। जो उदारीकरण था उसके तहत क्या क्या चीजें की गई। तो उदारीकरण के तहत आप लोग देखते हैं कि जो लाइसेंस था उसको समाप्त किया गया। उसी के साथ परमिट, सरकार से कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ कोटा, कि आपको बता दिया जाता था कि आपको सिर्फ इतना ही उत्पादन करना है। सरकार ने कहा जितना उत्पादन करना है करो, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। तीनों चीजें की छूट आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा दी गई थी 1991 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहां पर सही बनता है। अगला सवाल है कि जो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है, ये जो हमारी बाजार व्यवस्था है इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है। देखिए, बाजार व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों, वो होता है उपभोग। कि जितना प्रयोग किया जाएगा, जितना हम लोग यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा फिर आपको दिखता है कि उत्पादन किया जाएगा। जितना लोग इस्तेमाल करेंगे उतनी ही चीजें फिर ज्यादा बनाई जाएंगी, है ना, उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा। तो उपयोग करने की वजह से या फिर उपभोग करने की वजह से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि किसी भी देश का बाजार आगे बढ़ता है। अगला है दोस्तों कि जो पार्ले समूह है,
थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था, है ना। एक दोस्तों आप देखते हैं कि पार्ले की जो हमारी कंपनी है ना, उनका थम्स अप नामक आप देखते हैं कि ब्रांड हुआ करता था, पीने वाला पदार्थ, है ना, कोल्ड ड्रिंक जो होती है। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो थम्स अप था, इसको आप लोग देखते हैं कि एक बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद लिया और अब वो भारत के अंदर इसे अपने ब्रांड से बेचती है। ये है कोका कोला। तो अमेरिका की कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप को आप देखते हैं कि एक्वायर कर लिया था या फिर खरीद लिया था, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अरे भैया यही सवाल बार बार आ रहा है। चलिए, सवाल है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना। ये जो वैश्वीकरण है, इससे भारत में क्या क्या फायदे होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वैश्वीकरण की वजह से हमारे प्यारे भारत में बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों, है ना। उसी के साथ भारत के अंदर कार्य कुशलता, लोगों को अच्छा काम करने का सलीका आएगा, लोग स्किलफुल बनेंगे, लोग टैलेंटेड बनेंगे, लोग इंटरनेशनल लेवल के काम को सीख पाएंगे और भारत के अंदर फिर ज्यादा उत्पादन भी होता हुआ दिखेगा। तो ये तीनों चीजें वैश्वीकरण की वजह से हमारे देश में होने की संभावना है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच में क्या होता है, कि जब दो देशों के बीच में वैश्वीकरण होता है तो क्या होता है। आप देखते हैं कि एक देश में सामान को आने दिया जाता है, अर्थात आयात किया जाता है चीजों को, और फिर निर्यात यानी कि दूसरे देश में भेजा भी जाता है। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत सामानों को आने और जाने भी दिया जाता है। ऑप्शन ए और बी ये हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक होती है। इनमें से वो कौन सी संस्था है जिसने दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि विश्व के व्यापार को, वैश्वीकरण को बहुत आसान बनाया है, बहुत ही सरल बनाया है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो IMF है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ये दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उस पर नजर रखता है, जिसने ग्लोबलाइजेशन को सरल बनाया है। विश्व बैंक गरीब देशों को पैसा उधार देता है ताकि वो बिजनेस कर सकें, और विश्व व्यापार संगठन भी आप लोग देखते हैं कि बिजनेस को दुनिया के लेवल पर आसान बनाने की मदद करता है। तो ये तीनों ही संगठनों ने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन को विस्तार प्रोवाइड किया है ना, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कि इनमें से वो क्या चीज है जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो दुनिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। भाई टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना दोस्तों, ये जो तकनीक आई है, इसने ग्लोबलाइजेशन को नहीं, हर एक चीज को आप देखते हैं कि प्रभावित कर दिया। अब ये टेक्नोलॉजी तो ही है दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग अपने घर पे बैठे हुए आसानी से किताबों को पढ़ पा रहे हैं, आसानी से लंबे लंबे लेक्चर्स को समझ पा रहे हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करा पा रहे हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को, टेक्नोलॉजी ने आप लोग देखते हैं कि हर एक चीज को प्रभावित किया है, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि अब सामानों का लेन देन, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जा रही है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कि जब किसी देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होगा, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे प्यारे भारत के अंदर जब हमने साल 1991 के बाद अपने देश के दरवाजे खोल दिए, तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कार बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हमें दिखती हैं। कौन कौन सी, आप देखते हैं कि दोस्तों होंडा नामक कंपनी आ गई, आप देखते हैं दोस्तों कि जो फोर्ड कंपनी थी अमेरिका की वो आ गई, है ना। फिर आप देखते हैं कि अलग अलग जो और जर्मन कंपनियां थी वो आ गई, है ना। तो जब ये अलग अलग कंपनियां आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपने हिसाब से क्या किया, इनमें कंपटीशन हुआ, इन्होंने पैसे को कम से कम करना चाहा कि हम कम से कम कीमत पर अच्छा से अच्छा पदार्थ देंगे, है ना। तो आप देखते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से अलग अलग देशों के जो कंपनियां आती हैं, इससे कंपटीशन क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, जो ग्राहक होते हैं उनको फायदा होता है ना, क्योंकि कंपनियां सस्ती कीमत पर अच्छा सामान बनाने की कोशिश करती हैं। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है, दूर किया है, करीब लाया है, बहुत दूर कर दिया है। वैश्वीकरण की वजह से अब देश एक दूसरे से पूरे तौर पर जुड़ चुके हैं, एक देश का सामान एक दूसरे देश में खरीदा और बेचा जाता है, और सब लोग उसका प्रयोग बड़े स्तर पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ हुआ है। ये तीनों ही लाभ हमारे प्यारे भारत को आप देखते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से होते हुए दिखे हैं। अगला सवाल है कि डैश सस्ता विनिर्माण स्थान होने का लाभ प्रदान करता है। इनमें से वो कौन सा देश है जहां पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि सस्ता सामान बनाया जाता है, सस्ती फैक्ट्रियां वहां पर मौजूद हैं, और इस देश का नाम बहुत मशहूर है कि यहां तो सस्ता सामान बनाया जाता है। चीन एक ऐसा देश है जहां पर सस्ता सामान निर्मित किया जाता है और वो उसका फायदा बड़े स्तर पर उठा रहा है। अगला है कि एक अमेरिकी कंपनी है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल यानी कि कार बनाने वाली ये कंपनी है, और आप देखते हैं दोस्तों कि ये भारत के अंदर भी उपस्थित हुआ करती थी, लेकिन अब इसने भारत में कंपनी ने जो गाड़ियां बनानी है वो बंद कर दी। ये है दोस्तों फोर्ड मोटर्स। जो फोर्ड मोटर्स है अमेरिकी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बनाने वाली कंपनियों में से एक आती है, और आप देखते हैं दोस्तों कि इसका बिजनेस 26 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। और अगला है कि वैश्वीकरण ने क्या क्या चीजें दी हैं। वैश्वीकरण ने लोगों को रोजगार दिया है, इससे बड़ी बड़ी जो MNC कंपनीज हैं वो दूसरे देशों में आई हैं, लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलनी शुरू हुई हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित के लिए चुनौतियां बनाई हैं। वैश्वीकरण ने जो छोटे उत्पादक हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, है ना, उनके लिए आप देखते हैं दोस्तों की समस्या खड़ी कर दी है ना, कि अब वो उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा, बाहर से बने जो सामान आते हैं उसको खरीदा जाता है।
अतीत में देशों को जोड़ने का प्रमुख चैनल कौन सा था? कि पुराने समय के अंदर हम लोग देखें कि जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे सिल्क रूट की वजह से। और ये सिल्क रूट क्या था दोस्तों? एक व्यापारिक मार्ग था, है ना, एक व्यापारिक मार्ग था। व्यापार की वजह से उस समय के अंतर्गत भी आप लोग देखते हैं कि देशों का जुड़ा हुआ होना देखना जाता है। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विनिवेश का कहाँ किया जाता है? जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना, जितनी भी एमएनसीज होती हैं, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि एक कंपनी है जिसको हम लोग कह रहे हैं होंडा, ये चाइना की कंपनी, ये जापान की कंपनी है। अब ये जो होंडा कंपनी भारत के अंदर पैसा लगाएगी या फिर किसी और देश में पैसा लगाएगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विदेशी निवेश या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इस चैप्टर से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि आप लोग जरूर इन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे और अपने आप को पेपर के संदर्भ में तैयार करेंगे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। आपसे मुलाकात करेंगे अपने एक नए लेक्चर के अंदर। आप लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।